तालीम की महरूमियों से लेकर तालीम के आला मेयार तक, घर की रिवायात से लेकर सेहत के बुलंद मुकामात तक, लाकानूनियत के अंधेरों से लेकर कानून की बालादस्ती तक, अवामी मसाइल से लेकर कानूनी विरासती वसाइल तक, हॉस्पिटल की इमरजेंसी से लेकर खेल के आबाद मैदानों तक, टैक्स कल्चर से लेकर टैक्स निज़ाम तक, बच्चे के पैम्पर से लेकर मरने वाले के कफन तक, दहशतगर्दी से लेकर अमन की शगल में रोशन पाकिस्तान तक। DMH न्यूज़ आवाम की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान में टेस्ट कलेक्शन को बेहतर करने के लिए वफाक और सूबे टेस्ट कवानीन पर हम आहंगी पैदा कर सकते हैं और टेस्ट कलेक्शन को बेहतर कर सकते हैं। सूबाई अथॉरिटीज़ अपने टेस्ट कवानीन में हम आहंगी पैदा करके टैक्स पेयर को कोई सहूलियात फराहम कर सकती हैं या नहीं? क्या तरक्की याफ्ता मुमलक भी अपने टेस्ट कवानीन में हम आहंगी लाते हैं या नहीं? इसके हवाले से आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद जवेद अहमद साहब। आप टैक्स एडवाइज़र हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के और साबिक चेयरमैन हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के। उनके साथ मौजूद हैं मलिक हारून अहमद साहब, आप सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। और लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्ताब हुसैन नागरा साहब, आप सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार के। जवेद साहब, टैक्स कवानीन में जो हम आहंगी जिसको टैक्स हारमनी हम कहते हैं, सूबाई अथॉरिटीज़ आपकी इसके हवाले से क्या इक़दाम कर रही हैं? जी, इसमें दो पहलुओं से काम हो रहा है। एक तो फेडरल लेवल पे है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हुई है नेशनल टैक्स काउंसिल की, और उसके नीचे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो नेशनल टैक्स काउंसिल की है, जो चारों सूबे और फेडरेशन उसमें शामिल है। दूसरा प्लेटफॉर्म है इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो सारी तीनों रेवेन्यू अथॉरिटीज़ और सिंध रेवेन्यू बोर्ड के दरमियान मीटिंग्स होती हैं, और वो सूबों का आपस में बाहमी जो भी इख्तलाफात होते हैं लीगल पॉइंट्स पे या जुरिस्डिक्शन पे, उस पे वो डिस्कशन करने के बाद उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। ये अब इस पे 3-4 पहलुओं से काम हो रहा है। एक तो एक कॉमन सर्विस की डेफिनेशन जो है वो पहले नहीं थी हमारे लॉ में, गुड्स की है लेकिन सर्विस की उस तरह से नहीं है जो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। उस पर खासा काम हो गया है। नेशनल टैक्स काउंसिल ने सबसे पहले इसको टेकअप किया कि एक हार्मोनाइज्ड डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए वेरी रिसेंटली ये 6 तारीख को सितंबर में 6 तारीख को नहीं, सितंबर में एक सारे चारों सूबों की मीटिंग हुई थी लाहौर में। तो उस पर हमने एक कॉमन डेफिनेशन जो है, एग्रीड कॉमन डेफिनेशन, उस पर हमने इत्तफाक किया। उस पर अब ये हम डेफिनेशन लेके जाएंगे नेशनल टैक्स काउंसिल में, FPR इस पर एग्री करे, ज़ाहिर डिस्कशन होगी, उसके बाद फिर हम इसको अपने लॉज। सूबाई अथॉरिटीज़ आपकी मुतफिक हो गई हैं इन चीज़ों पर? इस डेफिनेशन पे हम चारों सूबे इकट्ठे हैं। ठीक है। अब उसके बाद आगे दूसरा इसका पहलू है कि जी आपके टैक्स रेट्स हार्मोनाइज होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि सिंध का टैक्स रेट बाकी 3 सूबों से कम है, पंजाब का सबसे ज़्यादा है। ग्रेजुअली कुछ सेक्टर्स में हमने रेट रिड्यूस किए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड रेट पे हमारी डिविएशंस अभी भी हैं। ठीक है। पंजाब का 16% है, KP का 15 है, और बलूचिस्तान का 15 है, और सिंध का 13 है। नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी उसमें हम एक तो हम ये टैक्स रेट्स पे
एग्री करने की कोशिश ठीक करेंगे। है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन पे। ठीक है, कुछ सूबों में ओरिजिन बेस्ड चल रहा है, स्पेशली सिंध में, कुछ में टर्मिनेशन है, लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक्नॉलेज्ड प्रिंसिपल है ठीक है, वो इसकी टर्मिनेशन या कंजम्पशन पे है। तो ये 3 पहलुओं पे काम हो रहा है। फिर हम जो मतलब इससे ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो फिर सूबों और फेडरेशन के दरमियान जो जुरिसडिक्शन के ओवरलैप्स हैं उस पर भी हम काम करेंगे। और हमारा ये प्लान है कि हम एक एक सर्विस को बैठ के देखें। जब एक सर्विस की डेफिनीशन एक कॉमन एग्री होगी तो फिर हम हर सर्विस सेक्टर को उस डेफिनीशन पे रख के देखेंगे कि देखिए उसमें फिर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कंपोजिट सप्लाईज़ का इशू है, मिक्स सप्लाईज़ का इशू है, बंडल सप्लाईज़ का इशू है। इंडिया में इस पर खासा काम हुआ है। ठीक है, इंडिया में हर चीज़ कैटेगोरिकली डिफाइन कर दी गई है कि जी ये मिक्स सप्लाईज़ में आएगा तो उसकी टैक्सेशन कैसे होगी। प्री डोमिनेंस रूल्स वहाँ पे अप्लाई होता है। एट टाइम्स होता है कि वैल्यू ऑफ सर्विस किस तरह डिफाइन करनी है, बट दे आर स्ट्रीमलाइंड। हम इस पे अभी काम शुरू किया है तो इंशाल्लाह देखें वक्त। वफाक ने ये जो रेस्टोरेंट पे आप जिस तरह रिम्स का आपको सॉफ्टवेयर चलता था, इस पे आपने काफ़ी शौरगाही मुहिम का आगाज़ भी किया, इनामी स्कीम का ऐलान किया। ये वफाक ने 2019 में एक रूल्स या कानून बनाया, इस पे सर्विस रेस्टोरेंट पे टैक्स नहीं बनता, लेकिन अभी तक वो PRA वसूल कर रहा है। वफाक कहता है ये सर्विस नहीं है। जी वो पिछले साल उन्होंने 2019 के फाइनेंस बिल में उन्होंने कोशिश की थी कि जी ये इसको गुड्स ट्रीट किया जाए। जी जी, उन्होंने कर भी दिया था वफाक ने 7.5% पे। उनके लॉ में भी है, हमारे लॉ में भी है, लेकिन लोगों ने प्रेफर यही किया है कि सूबों को जो टैक्स जा रहा है जी जी, वो बाय एंड लार्ज इंटरनेशनली इसको सर्विस ही ट्रीट किया जाता है। जी जी, अपार्ट फ्रॉम थोड़ी सी डाइग्रेशंस हैं जहाँ पे इसको टेक अवेज को गुड्स ट्रीट किया जाता है, बट अदरवाइज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। ठीक तो है। ये जैसे मैंने आपको कहा कि कंपोजिट सप्लाईज में आएगा तो फिर इस पे भी बात होगी। इस तरह की और बहुत सारी सर्विसेज। आप कह रहे हैं अब नेशनल टैक्स आप काउंसिल में जाएंगे, सूबाई अथॉरिटीज़ आप मुतफिक हैं, क्या कोर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी इस पर कोई काम कर रही है? देखिए कोर्ट्स के लिए तो हर चीज़ ओपन है। कोर्ट्स के लिए तो इंटरप्रिटेशन है। पहला उसकी जो इंटरप्रिटेशन आप क्या लेंगे, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हाई कोर्ट अपनी डिसीजंस देती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर फाइनलिटी आती है। ठीक है, लेकिन ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ और ट्रिब्यूनल ऑफ फैक्ट में ये चीज़ें थोड़ी डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। ठीक है। अब जो हमारी कोशिश ये है कि आपस में एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म के थ्रू जी जी, जितनी चीज़ें आयरन आउट होती हैं हम फेडरेशन और सूबे आपस में इनको कर लें पहले, ताकि लोगों को अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स ना हो। जब टैक्स रेट आपके एक जैसे हो जाएंगे, टैक्स कवानीन एक जैसे हो जाएंगे, तो वो आप समझते हैं तो टैक्स पेयर को रिलीफ मिलेगा? जी बहुत सारा रिलीफ इस सेंस में मिलेगा कि उनकी कंप्लाइंसेस की जो बर्डन्स हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है। उससे भी एक बेहतर स्टेप हम शायद मैं आप उसकी तरफ इशारा करना चाह रहा था, वो है एक यूनिफाइड सिंगल रिटर्न का। जी जी, 4 सूबों के एक रिटर्न, 4 सूबों की और फेडरेशन की भी है। ठीक है। उससे खासा जहाँ पे उनको 60 रिटर्नें फाइल करनी पड़ती हैं साल में। जी जी, वो एक ही हो, 5 वो एक हर महीने हो जाएगी, 12 पे रह जाएगा। उससे खासा बर्डन उनका ही। मलिक हारून साहब, आप क्या समझते हैं जो टैक्स कवानीन है, हमारे टैक्स लाज हैं, उनमें हार्मनी जो हो रही है उससे आप मुतफिक हैं? और अगर नहीं है तो आप क्या समझते हैं कौन कौन से ऐसी तदाबीर हैं जिनको अपनाने की ज़रूरत है? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि फेडरेशन लेवल पे देखा जाए जी जी, तो बहुत सारे टैक्सेशन लॉज हैं। हम देखते हैं कैपिटल वैल्यू टैक्स है, एक्साइज लॉज हैं, फिर कस्टम लॉज हैं, फिर इनकम टैक्स लॉज हैं, फिर सेल्स टैक्स लॉज हैं। तो ये जितने भी लॉज हैं इनकी आपस में हार्मोनाइजेशन, इनकी डेफिनेशन, इनकी चीज़ें, जैसे कि अभी जवेद साहब ने बताया उनके अब जैसे ये सूबों के दरमियान हो रहा है तो वहाँ भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। अभी उसके बाद हम प्रोविंशियल साइड पे आए तो लेबर लॉज हैं, ठीक है जी। अभी WWF जैसे PRA के पास आ गया और इस तरह 2 सूबों में आ गया, बाकी सूबों में अभी शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। अब इसी तरह दूसरे लेबर लॉज भी नीचे आ रहे हैं, सूबों में आ रहे हैं। तो फिर 4 सूबों के अंदर लेबर लॉज की भी आपस में वो भी एक बिजनेसमैन को अफेक्ट कर रहे हैं, टैक्सेशन लॉज के साथ वो पैरेलल चल रहे हैं। तो हार्मोनाइजेशन जो है वो अब तो इसकी नीड जो है बहुत बढ़ गई है। तो एक टैक्स पेयर जो है वो 4 सूबों में ऑपरेट कर रहा है, वो 4 रिटर्नें फाइल कर रहा है, फेडरल रिटर्न फाइल कर रहा है। जैसे जो साहब ने कहा कि आइडिया यूनिफाइड टैक्स रिटर्न का पहले है, रेट टैक्स का दे रहा है, दूसरे सूबे में और वो दे रहा है। फिर वो जो इशू उन्होंने डिस्कस किया ओरिजिन और टर्मिनेशन का, एक सूबा कहता है ये हमारे यहाँ टैक्स होगा, दूसरा सूबा कहता है हमारे यहाँ टैक्स होगा। फिर सर्विस की डेफिनेशन का मामला है कि फेडरेशन कहता है ये हमारे यहाँ टैक्सेबल है, सूबा कहता है हमारे यहाँ टैक्सेबल है। एक प्रोविंस कहती है ये डेफिनेशन है, दूसरी प्रोविंस कहती है ये डेफिनेशन है। तो इनके ऊपर भी इश्यूज़ हैं।
फिर अभी जैसे मैं लेबर लॉ की बात की, जी जी, अब फेडरेशन कह रहा था कि जी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ने WWF पे करना है। जो सिंध का लॉ है वो कहता है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ने पे करना है। पंजाब ने जो लॉ बनाया उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट कर दिया है। ठीक है, लेबर का लॉ है, ठीक है, अब ट्रेडर भी देगा, इंपोर्टर भी देगा, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर भी देगा जहाँ लेबर नहीं है, ठीक है, ठीक है। लोग क्योंकि वर्ड एस्टेब्लिशमेंट आ गया, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट डाल दिया, तो जो पैरेलल्स है दूसरे सूबों के साथ या फेडरेशन के साथ, जो पहले लॉ डेवलप हो चुका था 1971 से था, उसकी पैरेलल्स में होना चाहिए था, उससे डिफरेंट कर दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस तरह के मसाइल जो हैं वो लोग फेस कर रहे हैं। फिर अभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ आ गया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ आने की वजह से काफ़ी सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोगों को, जैसे अभी FATF जो है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, ये भी कोई हम आगे टैक्स कवानीन में वो असरअंदाज होती हैं। देखें अभी क्या हुआ, अगर हमारे प्रॉपर्टी के जो रजिस्ट्रेशन लॉज हैं जी जी, वो इंटीग्रेटेड होते हैं विद टैक्सेशन लॉज, तो जो प्रॉपर्टी रजिस्टर हो रही होती, पता होता किसके साथ टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज हो रही है, क्या हो रहा है क्या। अभी ये एफर्ट्स हो रही हैं इन चीज़ों को इंटीग्रेट करने की। अभी टैक्स जमा होता है तो उसी वक्त उस बंदे को नोटिस आ जाता है कि आपका टैक्स जमा हुआ है, बताएं। जी जी, पहले ये चीज़ें नहीं थी। एग्रीकल्चर टैक्स जो है, पहले पेमेंट का वो कल्चर नहीं था, अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें अब सामने आना शुरू हुई हैं। अभी आप जानते हैं हमारे एक्स जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने बताया कि चाइना से जो इम्पोर्ट हो रही थी वो अगर 10 बिलियन की हो रही थी तो यहाँ 2 बिलियन की रिपोर्ट हो रही थी। तो चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड नहीं थी, नहीं पता था उधर से कितनी एक्सपोर्ट डिक्लेयर हो रही है, यहाँ कितनी इंपोर्ट डिक्लेयर हो रही है। जब चीज़ें आपस में इंटीग्रेट हुई तो पता लगा कि इतनी बड़ी अवैयन है, यहाँ पे इंपोर्टर्स जो हैं टैक्सेस ड्यूटीज़ बचा रहे हैं, वो वही चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू कम दिखाते हैं और टैक्सेस ड्यूटीज़ बचा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें, अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है या कोऑर्डिनेशन जो है या ये हार्मनी जो है बिटवीन इंस्टीट्यूशन, बिटवीन लॉज, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इससे हमारे बहुत सारे मसाइल, टैक्स पेयर के अपने भी मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। अभी हमारे पास ये आजकल का जो मेगा स्कैम चल रहा है कि एक साहब जो है इंपोर्टर थे, उन्होंने 1 बिलियन की इंपोर्ट रिपोर्ट की, जबकि उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर 5 से 6 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन थी एक साल में। ठीक है, 5 साल की उनकी ट्रांजेक्शन है। अब वो पैसा, वो पहली बात तो उन्होंने वो रिपोर्ट नहीं किया टैक्सेस में, बैंकों के साथ रिकन्सिलिएशन या कुछ चल रहा होता तो पता चल जाता। जी जी, सेकेंडली वो पेमेंट बाहर भेजी गई, और वो जो पेमेंट बाहर भेजी गई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का इशू बन गया। जी। तो दिस इज़ द मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि ये चीज़ें जब आपस में हार्मोनाइज्ड होंगी, आपस में इदारे मिलकर काम करना शुरू करेंगे तो ये बहुत सारे मसाइल जो हैं हल हो जाएंगे। सर मलिक साहब, ब्रेक से जाने से पहले मैं आप तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। दस्तावेजी मुआशरत के लिए टैक्स हार्मनी की कितनी ज़रूरत है और ये किस तरह पैदा की जा सकती है, लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लूँगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी मलिक साहब। जी ऐसा है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी जो है, ये हर जो अब पिछली चंद गवर्नमेंट्स का ये सबसे बड़ा प्राइम एजेंडा था कि इसको लाया जाए और इसको इंटीग्रेट किया जाए। अब ये इस वक्त आप भी समझते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स कलेक्शन रेशियो है दैट इज़ अराउंड 10% ऑफ द GDP, वो बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, और गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एफर्ट कि इसको जो है ना इम्प्रूव किया जाए। अब डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जैसे मैंने कहा कि अगर इदारे आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, पहले जब सेल टैक्स एक अलग चीज़ डिपार्टमेंट था और इनकम टैक्स एक अलग डिपार्टमेंट था तो इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं हो रही थी। अब जब से इंडियन रेवेन्यू बना है तो फेडरल सेल टैक्स से डाटा जो है सेल टैक्स का शेयर हो रहा है इनकम टैक्स को, तो वो चीज़ें जब रिकनसाइल की जाती हैं तो पता चलता है कि ये साहबान जो हैं वो सेल टैक्स में कुछ और रिपोर्ट कर रहे थे, वो कम दिखा रहे थे, सेल टैक्स पे नहीं कर रहे थे, और इनकम टैक्स में कुछ और है, और बाद जगह पे इनकम टैक्स में कुछ और रिटर्न्स हैं और इस तरह के डाटा हो रहा है। इसी तरह से कस्टम्स के अंदर हमारी जो डिक्लेरेशन है वो अगर आपस में रिकनसाइल किया जाए तो बहुत सारे डिफरेंसेस निकल रहे हैं और पता चल रहा है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है, चीज़ें इंटीग्रेट होंगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट होगी, जब ऐसी चीज़ें सामने आएंगी लोगों को अंदाज़ा होगा तो लोग अपना रिपोर्टिंग जो फ्रेमवर्क है उसको बेहतर करेंगे, लोग टैक्स पेमेंट के ऊपर आएंगे, कल्चर बढ़ेगा। और जो चीज़ें आज हमारे यहाँ फेक डॉक्यूमेंटेशन या फेक कल्चर है, हमारे तो इवन मिनिस्ट्रीज़ के बारे में कहा जाता रहा कि आज तक वो वर्ल्ड बैंक और बड़े इदारों को अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे। तो इससे बाहर निकलेंगे एक पूरा नीचे से। अभी आपको पता है कोविड के दौरान प्राइम मिनिस्टर कहते रहे कि जी हमें तो ये नहीं पता था हमारे हॉस्पिटल्स कितने हैं, हमें ये नहीं पता था हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी हैं। तो बात ये कि ये
यही बात है कि गवर्नमेंट की सतह पे इदारों को आपस में इंटीग्रेट करना, डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करना, लॉज को इंटीग्रेट करना। जैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब एक टैक्स पेयर है, वो सेल टैक्स देने जाता है पीआरए में, वो 16% दे रहा है, वहाँ जाता है 13% दे रहा है, और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रेट्स उसके लिए एक इशू बनते हैं उसकी। और फिर वहाँ पे एक स्कीम अगर से है कि जी 8% पे आप विदाउट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट कर लें, इधर विद इनपुट यहाँ पे वो स्कीम इधर अवेलेबल नहीं है, दूसरे सूबों में अवेलेबल नहीं है, वो उनके लिए इशू है। फिर विद होल्डिंग टैक्स का लॉ देखें, इनकम टैक्स में विद होल्डिंग करनी पड़ती है, फेडरल इनकम टैक्स में आपको विद होल्डिंग इनकम टैक्स आपको करना पड़ेगा, फिर फेडरल सेल टैक्स में विद होल्डिंग करनी पड़ेगी, फिर हर सूबे की अलग विद होल्डिंग सेल टैक्स है। तो अब कंप्लायंसेस की इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। हमारे जो पुराने जो थे अपना सेक्रेटरी साहब थे इनलैंड रेवेन्यू के, अब वो मुझे भूल गया उनका नाम, उन्होंने कहा कि जी दुनिया भर में ये जो विदहोल्डिंग सेल टैक्स का कॉन्सेप्ट है ये नहीं है और ये ख़त्म होना चाहिए। यानी FBR के अपने मेंबर जो थे, मेंबर सेल्स टैक्स थे, उनका अपना व्यू था कि ये ख़त्म होना चाहिए। तो पॉइंट इज दिस कि आप जैसे कि जावेद साहब ने कहा कि जी एफर्ट की जा रही हैं कि इन जो कंप्लायंसेज हैं उसको जितना भी इसको कम से कम किया जाए। अब हमारे यहाँ एक एक्टिव टैक्स पेयर, इन एक्टिव टैक्स पेयर का कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि वो टैक्स मतलब सब जिस तरह सिंध बोर्ड रेवेन्यू जो बोर्ड है उसने भी काफ़ी इम्प्रूव किया है, उनके टैक्स रेट भी बहुत कम है PRA से। हालांकि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा टैक्स रेट भी यहाँ पे हैं, तो ये टैक्स रेट एक जैसे करने में कोई कबाहत है या हुकूमती लेवल पे है या वैसे जानबूझ के ये किया जा रहा है? देखिए ये तो बेहतर जो है सब बता सकते हैं क्योंकि वो इस इदारे के साथ एसोसिएटेड रहे हैं। मेरी राय में हमने एक दौर में कस्टम रेट्स जो थे ना वो हाफ कर दिए गए थे, तो उस वक्त एक रिसर्च की थी, आज से ये कोई टैक्स बेस में 10-12 साल पहले की बात है। तो टैक्स रेट्स जितने थे नेक्स्ट ईयर जब कम हो गए कस्टम रेट्स, तो हमने एक एनालिसिस किया था कि जी जो पिछले साल टैक्स की कस्टम की कलेक्शन थी अगले साल वो डबल हो गई थी। टैक्स रेट कम करके, कम हाफ करने से वो हाफ नहीं हुई बल्कि डबल हो गई। क्या बात। तो वो एक कितनी बड़ी बात थी कि जब आप टैक्स रेट को कम करेंगे तो लोग अपना जो डिस्क्लोजर है उसको इम्प्रूव करेंगे। अब जब से ये रिड्यूस रेट डिक्लेयर किए गए हैं PRA की तरफ से, आई बिलीव जवेद साहब इसको बेहतर जानते होंगे कि अब डेकोरेशन बेहतर हो गया होगा, लोग मेरे बेहतर टैक्सेस दे रहे होंगे। और स्पेशली ये जो रेस्टोरेंट की स्कीम आई है कि क्रेडिट कार्ड से पे करना है, अब तो मेरे ख्याल कलेक्शन बहुत बेहतर होगी। जवेद साहब जिस तरह मलिक साहब कह रहे थे, डाटा बेस जो आपकी शेयरिंग है उस पर भी आपके साथ इदारे तावन करते हैं, दूसरी अथॉरिटीज़ आपके साथ करती हैं, उसमें भी जिस तरह टैक्स लाज में कहते हैं हार्मनी होनी चाहिए, ये डाटा बेस में भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा क्योंकि सबसे बड़ा डाटा बेस फिल वक्त तो FBR के पास है, उनके साथ हमारी कोई डेटा शेयरिंग नहीं है। जी इसी तरह वो जानबूझ के नहीं किया जाता या ये, पर मैं ये नहीं कह सकता इंटेंशनली है, बट देयर इज समथिंग जिसको ये छुपाया, क्योंकि मुल्क तो एक है, पाकिस्तान तो एक है, इसकी तरक्की के लिए सबको किरदार तो सबको एक जैसा अदा करना चाहिए। मैं तो बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि इंस्टेड ऑफ आप प्रोलिफरेशन ऑफ लॉज की तरफ जाएं कि लॉ पे लॉ लेते हैं, आप अपनी कंप्लाइंसेस को बेहतर करें। जी टैक्स बेस बढ़ा दें, रेट कम कर दें, ये बिल्कुल सही बजाय है। जो हमारा एक्सपीरियंस था ये हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ गए हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे इंसेंटिवाइज किया है, लेकिन इसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। मेरे ख्याल में हम ओवर द टाइम हम देखेंगे इसको, क्योंकि इसमें इनपुट के एडजस्टमेंट के इश्यूज़ हैं और लेजिटिमेट इनपुट डिनाई करना भी मेरे ख्याल में एक कोई प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ ही है। लेकिन जो हमने विटनेस किया है, जो हमारा एनालिसिस है, इसमें लोगों ने खासा इसमें रोल प्ले किया है और डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी बढ़ गई है। जी और इन सर्टन केसेस रेस्टोरेंट्स की सेल्स भी बढ़ी हैं। ठीक है जवेद साहब, ये दूसरा ये जिस तरह दूसरा ममालिक जिस तरह आपने इंडिया की मिसाल दी है, वो जो टैक्स क्लास में हार्मनी करके वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान अपने कानून ही बना सकते तो किसी को फॉलो कर सकते हैं कि ये तरक्की याफ्ता जो ममालिक है इन्होंने अपने टैक्स लाज में डाटा बेस में इस तरह हार्मनी की और वो बेहतरी की तरफ चले गए? देखिए ये हार्मोनाइजेशन बड़ी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना चाहिए। दुनिया में तजर्बात होते रहते हैं, इंडिया इज़ ए ह्यूज कंट्री, लेकिन वो तजर्बात करते हैं अपने अवाम की बेहतरी के लिए। सर हमारे तो यहाँ खौफ पैदा करने के लिए किया जाता है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है। जी हम भी जितने भी टैक्समैन, मैं भी टैक्समैन हूँ, यारून साहब भी टैक्समैन है, मतलब एवरीबॉडी हु डील्स विद द टैक्स, ये देखा जाए तो इंडिया में भी एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स ही होते जा रहे हैं। पहले उन्होंने ये इंडिविजुअल टैक्सेशंस थी स्टेट लेवल पे, सेल्स टैक्स और गुड्स था स्टेट और फेडरल लेवल पे, उनके यूनियन लेवल पे,
ये था सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, फिर उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंबाइन किया, लेकिन अब वो दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है। क्योंकि अभी ये कोविड में उनको लॉसेस हुए हैं जो स्टेट्स को उनकी, उन्होंने कहा जी फेडरेशन कंपनसेट करे। अब उसके लिए 2-3 स्कीम्स लेके आएंगे जी, ये या तो स्टेट्स खुद इंडिविजुअली लोन ले लें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, या फिर फेडरेशन ले, बट देयर आर प्रॉब्लम है। इसी तरह आप जो ईयू को देखें, उनके 28 से ज़्यादा कंट्रीज़ उसके मेंबर्स हैं। हर कंट्री की अपनी डिफरेंट एनवायरनमेंट है, डिफरेंट टैक्स कल्चर है, लेकिन बट दे आर कोपिंग विद इट। जी जी। ये हार्मोनाइजेशन कोई मतलब इट्स नॉट अ मैजिकल बैंड कि आप एक दिन में कर लेंगे। जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे जैसे कल्चर्स चेंज होते हैं, हार्मोनाइजेशन के नए एवेन्यूज़ खुलते हैं, नए नए रास्ते आते हैं, वो खुलते हैं, उनको भी अपनाना चाहिए बेहतरी की तरफ जाने के लिए। मलिक साहब, जिस तरह जवेद साहब कह रहे हैं वफाक या FBR उनको कोई डाटा बेस शेयर नहीं करते, तो फिर वफाक में और सूबों में किस तरह महंगी पैदा की जा सकती है टैक्स लॉज पर? देखिए, मेरी राय ये है कि जिस तरह से पहले बात की जा रही थी कि FBR के अंदर भी टैक्स पॉलिसी को अलहदा करना चाहिए और कलेक्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलहदा होना चाहिए, सेम इस तरह से नेशनल टैक्स कमीशन, जैसे कि नेशनल टैक्स काउंसिल की बात की, नेशनल टैक्स कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा हो जिसमें ये जितने भी इश्यूज़ हैं उनके डे टू डे वो देखें और इसको हल करें। और ये जो है उसको जैसा जावेद साहब ने फरमाया कि ये जो चीज़ है ये कोई एक दिन में सारा कुछ रिजॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन ये टास्क बहुत बड़ा है और इसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं। जितना इसको तेज़ी से किया जाएगा, जितना इसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा लोगों की कंप्लाइंस बेहतर हो जाएगी और चीज़ें आपस में जितना इतनी बड़ी बात की उन्होंने जी, फेडरल की तरफ से इंफॉर्मेशन अगर शेयर नहीं होगी सूबों को तो सूबे काम कैसे करेंगे? इतनी मतलब उनकी सारी कलेक्शन अथॉरिटी, ये तो फिर इनकी हिम्मत है कि जितना इन्होंने 2-3 इतने सालों में अचीव किया है। आज मैं देखता हूँ PRA माशाल्लाह इसने बड़ा अच्छा सफ़र तय किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो वो कहते हैं ना, बगैर तलवार के लड़ते रहे हैं। जी जी। तो वो ऐसे इदारे को बीच में लाया जाए जिसका रोल हो तमाम इदारों को बाइंड करना, कि वो इस सारे को इन्फोर्स करवा सके। सर, ये टैक्स लॉज में जो हार्मनी ना होने की वजह से टैक्स पेयर को कौन कौन सी मुश्किलात हैं जो उनको उठाने पड़ती हैं? जिस तरह जवेद साहब पहले भी कह रहे थे, एक टैक्स रिटर्न आनी चाहिए चारों सूबों के लिए, टैक्स पेयर के लिए आसानी हो, उसका सफ़र कम हो, तो किस तरह मुमकिन है? मुमकिन किस तरह है? देखिए, पहली चीज़ सबसे वही बात है, टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न इस वक्त एक टैक्स पेयर को 6 रिटर्नें फाइल करनी पड़ रही हैं। पहले तो इनकम, फिर इनकम टैक्स विदहोल्डिंग की रिटर्नें फाइल करनी पड़ रही हैं, फिर सेल टैक्स का उसको कंप्लाइंसेस करनी पड़ रही हैं, फिर उसके बाद जो उसकी क्या कहते हैं अदरवाइज़ उसकी वही बात है कि हर लॉ को उसको अलहदा स्टडी करना है, हर लॉ को अलहदा अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पे क्या है, कैसे है, और फिर हर जगह उसको रिप्रेजेंट होना है, हर सूबे में अलहदा बात जाके करनी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, उसकी इसको जितना वो करेंगे तो उसकी जो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए ये तो कंप्लायंस उसकी बहुत बेहतर हो जाएगी। वो अगर एक रिटर्न पे चले जाते हैं और अपने टैक्स रेट उनके एक ही हो जाते हैं, तो और सर्विस की डेफिनेशन जो लॉज की अगर चीज़ें जैसे बात की गई वो बेहतर हो जाते हैं। फेडरेशन और इनके दरमियान को मसला होता है, वो कहीं उसके पास एक यूनिफाइड इदारा है, उससे बात करता है कि जी मुझे ये इशू आ रहा है, मुझे ये इनपुट मैंने यहाँ पे सेट, और कोई बंदा किसी सूबे में गलत साइड टेस्ट दे दिया है तो उसको कहीं क्रेडिट मिल जाना चाहिए। लेकिन अब वो वही बात है, एडजस्टमेंट की बात आई थी, कैसे होगी वो मसला है। फिर इदारों में वही बात है कि अब जैसे दूसरे इदारों की हम बात कर रहे हैं, वन विंडो ऑपरेशन आजकल चल रहा है, 100 महकमे एक जगह बैठे हुए हैं, तो आप अगर एक ही जगह पे सारे ऑफिसेज को भी क्रिएट कर लें या उनकी वो नहीं हो सकता तो कोई इस तरह का चक्कर कर लें, तो ये सब कुछ हो सकता है। और फिर डिजिटली इन सारी चीज़ों को लाया जाए तो और टैक्स पेयर की ज़िंदगी आसानी हो जाएगी। जवेद साहब, ब्रेक से जाने से पहले आप जिस तरह मलिक साहब कह रहे थे, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बहुत इम्प्रूव किया है। आज भी जो आपके नोटिस जाते हैं उस पर आपके जो ऑफिसर है उसको कोई नंबर नहीं होता, उसका ये जगह का प्लेस का नहीं लिखा होता, ये कहाँ पे मिलेंगे कहाँ पे नहीं मिलेंगे। ये टैक्स पेयर को काफ़ी मुश्किलात होती हैं, वो बार बार शिकायत भी करते हैं कि उस अफसर का ऊपर नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, कौन सी बिल्डिंग में बैठा है और कौन सा वक्त किस तरह उसको मिला जा सकता है। लेकिन इसके हवाले से कोई PRA को काम कर रहा है, लेकिन ब्रेक से बाद आप जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी जवेद साहब जी, इस पे बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। मेरे ख्याल में हमें देखना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है या शॉर्ट कमिंग्स हैं जी तो आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए चीज़ें फुली डिस्क्लोज होनी चाहिए। कोरोना के बाद क्या सूरत हाल है सर, इम्प्रूवमेंट की क्या सूरत हाल है? क्योंकि पीछे टारगेट आपने पूरा पीछे अचीव किया था, बड़ी अच्छी बात है वो कोरोना के बाद अचीव कर लेना, आगे क्या सूरत हाल है?
मेरे ख्याल में तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं इंशाल्लाह। ठीक है। कोरोना ने उस तरह बुरी तरह इम्पैक्ट नहीं किया पाकिस्तान इकॉनमी का जितना कि हम फोर्स कर रहे थे। ठीक है। उसमें लोगों की रेजिलियंस का बड़ा रोल है। फिर गवर्नमेंट ने खासे बर वक्त इकदाम भी उठाए। ठीक है। लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि वी हैव टू लिव विद दिस कोरोना फॉर अनदर कपल ऑफ ईयर्स। तो मईशत मतलब उस तरह से रिसेशन में नहीं गई। ठीक है। अब हाल्ट कह सकते हैं टेम्परेरी 1-2 महीने के लिए हुआ, ठीक है। लेकिन वो भी कुछ सेक्टर्स में। और ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का स्टेप है कि आप उन सेक्टर्स को जो इकॉनमी को एज ए होल ट्रिगर करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन है, जैसे ये और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स हैं, जैसे इनको आप ओपन रखें ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती रहे, इकॉनमी का साइकिल भी चलता रहे और रेवेन्यू जनरेशन भी होती है। जैसे आपके पीआर के जो मुलाजमीन हैं, स्टाफ है, अफसरान हैं, सारे डेपुटेशन पे हैं या डेली वेजेस पे हैं, को ये भी जिस तरह पीआर के मुलाजमीन हैं परमानेंट, उनको पता है ये हमारा घर है, हम यहाँ का काम करना है, यहाँ पे हमें यहाँ से रिजक मिलना है, कोई इस तरह यहाँ हुकूमत पीआर के हवाले से भी कुछ कर रही है? ये इस पे तबसरा तो हमारे दोस्त ही कर सकते हैं जो इसको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हमारा मेरे ख्याल में हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बेहतर है जी जी बाकी इदारों से। और ये यहाँ पे जो सिंसेरिटी टू दी ऑर्गेनाइजेशन वो एक लेवल ज़्यादा बेहतर हम मेंटेन करते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं आफ्ताब हुसैन नागरा साहब। आप सदर हैं पाकिस्तान टेस्ट बार के। आफ्ताब नागरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, ये बताइएगा कि वफाक और सूबों के दरमियान टैक्स कवानीन पर हम आहंगी किस तरह पैदा की जा सकती है और क्या इस हम आहंगी से टैक्स कलेक्शन को बेहतर किया जा सकता है? गुजारिश है कि सूबाई टैक्सेस पे जब से ये 18th अमेंडमेंट आई है उसके बाद से ही एक डिबेट चल रही है, और वो डिबेट ऐसी है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जब भी हमें कोई काम करना होता है तो उससे पहले उसका एक लेआउट प्लान बनाया जाता है। लेआउट प्लान बनाने के बाद हम उससे राय लेते हैं स्टेक होल्डर्स से, और स्टेक होल्डर्स के साथ तमाम जो उसके नॉर्म्स क्लेचर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जब उसके बाद हमें वहाँ से क्लियरेंस मिलती है या वहाँ से हम उनकी प्रपोजल्स के साथ उसको फर्दर किसी चीज़ को रिफ़ाइन करने के बाद जब उसको अप्लाई करेंगे तो उसमें फिर कम चांस होता है कि उसमें कोई ना कोई ऐसा एतराज़ हो या किसी का ऑब्जेक्शन हो या कोई मसाइल आए सामने आए। अब हमारे सूबाई टैक्सेस में हुआ ये कि जैसे ही 18th अमेंडमेंट आई उसके साथ ही इनको फौरी तौर पे जल्दी से अप्लाई कर दिया गया। ना इनके पास कोई सेटअप था, ना इनके पास कोई ऐसी फोर्स थी। फौरी तौर पे जल्दी से फोर्स भर्ती की गई, इधर उधर से पकड़ के लोग लगाए गए, कुछ डेपुटेशन पे लाए गए कुछ, और उसकी फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो सकी। मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि अभी तक भी हम जो सूबाई हमारे सर्विसेज इदारे हैं सिलेक्स के, उसको हम सही तरह से फाल नहीं कर सके। ये बड़ा एक अलमिया है। अगर वो कहीं हुए भी हैं तो चंद सेक्टर्स हैं जिनके साथ उनके मामला चल रहे हैं और वहाँ पे वो सिलसिला थोड़ा बहुत जो है वो इन अदारों का चल रहा है। उसमें भी मैं समझता हूँ कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, वहाँ पे लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। पंजाब रेवेन्यू में भी कोशिश हो रही है इसको बेहतर किया जाए, लेकिन KPK में और सिंध रेवेन्यू बलूचिस्तान रेवेन्यू बोर्ड में तो मैं समझता हूँ कि अभी तक बड़ी मायूस सूरत हाल है। इस पर भी सब मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि सबसे पहले तो इन तमाम चारों सूबाई टैक्सेस को एक पेज पे होना चाहिए। इनको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ इनकी इंटीग्रेशन होनी चाहिए। इनकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो मुंसलिक हों फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। जो सूबाई टैक्सेस हों वो सूबाई अकाउंट में चले जाएं, जो फेडरल टैक्सेस हैं वो फेडरल अकाउंट में चले जाएं। अब इनको बतौर एक सेकंड अदारा, जिस तरह आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काम कर रहे हैं, उसका एक सेकंड अदारा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हो, उसका एक सेकंड अदारा सिंध रेवेन्यू बोर्ड हो, उसका एक सेकंड अदारा बलूचिस्तान रेवेन्यू बोर्ड हो, उसका एक सेकंड अदारा KPK रेवेन्यू बोर्ड हो। अब जब तक इंटीग्रेशन या हार्मोनाइजेशन इनमें नहीं होगी सूबाई इदारों में FPR के साथ,
उस वक्त तक ये हालात बेहतर नहीं हो सकते, ना इनकी कलेक्शन में कोई फ़र्क आ सकता। अब देखें, हम बजाय इसके इसमें बेहतरी लाने के, हमारी इन्फोर्समेंट जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। अगर हम अपने लॉज को बेहतर करेंगे तो हमें शायद इन्फोर्समेंट का उतनी पावर्स या इतनी इन्फोर्समेंट वहाँ पे ना लगानी पड़े, हमें ऑटोमेटिकली टैक्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारी अभी जो सोच है वो मुस्बत नहीं बन सकी सूबाई टैक्सेस की कलेक्शन के बारे में। इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है वो इंटीग्रेशन है। जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगी, जब तक इनकी इंटीग्रेशन एफबीआर के साथ नहीं होगी, जब तक इनकी इंटीग्रेशन तमाम जो चारों शोबे हैं इनके अदारों के दरमियान नहीं होगी, उस वक्त तक ये शायद ये सूबाई जो टैक्सेस का मामला है ये इसी तरह से इंतशार का, मैं बहुत बड़ा लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इंतशार का शिकार रहेगा। अभी बेहतरी की गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, और उसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। इसका बेहतर हल ये है कि एक तो इन तमाम अदारों को, इन चारों सूबाई अदारों को बैठना चाहिए एफबीआर के साथ और तमाम स्टेक होल्डर के साथ। इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, पाकिस्तान टैक्स बार है, मुख्तलिफ अदारों, मुख्तलिफ शहरों की जो बड़े शहर हैं उनकी टैक्स बार्स हैं, उनके साथ बैठ के इस मामले को देखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अब देखें, अब ये तो नहीं ना कि हमने सारा टैक्स जो है लाहौर से लेना है, अब सारा टैक्स कराची से लेना है, उसी शहरों तक भी इसकी अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन अब उसमें एक्सपोर्टर्स भी आते हैं, अब एक्सपोर्टर्स को डायरेक्टली हम हिट कर रहे हैं इस पर। अब हमारा बस नहीं चलता, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इन्फोर्समेंट की बात जहाँ पे आती है उसमें बहुत ज़्यादा हम एक्टिव हैं, लेकिन लॉज की अमेंडमेंट, लॉज की जो रिफॉर्म्स हैं उनमें लाने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे। इसलिए हमें ज़रूरत है इन तमाम अदारों को बैठ के इसकी प्लानिंग करने की, इनकी इंटीग्रेशन करने की एफबीआर के साथ, और उसके बाद हम देखें कि इसमें कहाँ पे हमारा जो है वो अभी तक लैक है, तो उसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला जो है इंटीग्रेशन का है, उसको पहले हल होना चाहिए। उसके बाद हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं मिल के बैठे, इस पर ज़रूर होना चाहिए। हम इस हक़ में हैं कि सूबों को टैक्स मिलना चाहिए, सूबों के तरीक़ाकार जो 18th अमेंडमेंट के मुताबिक जो टैक्सेस सूबों को मिले हैं उन पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन तरीके के साथ, लॉज के अंदर रहते हुए, लॉज की रिफॉर्मेशन करने के बाद। अब इस तरह से तो मामला जो हैं वो लिटिगेशन में जाएंगे, इसी तरह से टैक्सेस पड़े रहेंगे, रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा, और इतना बोझ जो है जो हम इतने इदारे बना रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि अब सूबों में मुख्तलिफ छोटे शहरों में भी दफातर खोले जा रहे हैं। भाई दफातर तो ज़रूर खोलेगा, लेकिन उस वक्त तक जब तो अपनी रिफॉर्म्स तो मुकम्मल करें, अपने आप को बेहतर करें, उसके बाद ज़रूर काम करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें इसकी इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, हार्मोनाइजेशन की, लॉज की ज़रूरत है। तमाम सूबों के मतलब जो रेट्स हैं वो एक यूनिफाइड रेट्स होने चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, और हर सूबे के जो जुरिस्डिक्शन के मुताबिक उसको उसका टैक्स का जो शेयर है वो मिलता जाए, और उससे वो जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा ना हो, और बड़े आसानी के साथ लोग इसमें आएँ। तो मेरा ख्याल में ये ईजमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ भी हमारा बहुत अच्छा कदम होगा। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब हुसैन आगरा साहब, आपने हमें टाइम दिया। मलिक साहब, जो टैक्स लाज में बेहतरी लाने के लिए क्या क्या ऐसी तदाबीर हैं जिनको वफाक को भी अपनाना चाहिए और सूबों को भी अपनाना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि नेशनल टैक्स कमीशन बनाया जाए, जिसकी एक्सेस जो है टैक्स पेयर के पास भी हो। कह रहे हैं नेशनल टैक्स काउंसिल है, जी काउंसिल बना हुआ है, काउंसिल है, लेकिन इसको एक ऐसा इदारा होना चाहिए। ये तो अभी वो है जो कोऑर्डिनेशन कर रहा है फेडरल और प्रोविंस के दरमियान, लेकिन उसमें टैक्स पेयर की एक्सेस नहीं है। मेरा ये है कि उसमें
टैक्स पेयर को जो प्रॉब्लम आ रही है, जो फेस कर रहा है, वो वहाँ जाके अपना केस भी तो प्लीड कर सके। अगर उसको एक सूबे से उसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा, उसका टैक्स वहाँ उसने गलत पे कर दिया है, तो उसका क्रेडिट दूसरे सूबे से लेना है, या किसी सर्विस की डेफिनेशन में कोई मसला है, चैम्बर स्टेक होल्डर के साथ मिलके उनकी वो एक इदारा बनाया जाए जिसको एक्सेसिबल हो तमाम सूबों के लिए भी, फेडरेशन के लिए भी और टैक्स पेयर के लिए भी। ठीक है, वो सारे लोग उसको एक्सेस कर सकें, अपनी तजावीज़ दे सकें। जैसे एडवांस रूलिंग का कॉन्सेप्ट है, अब वो एडवांस रूलिंग को लेना चाहता है, कोई और बेनिफिट वो लेना चाहता है, कोई आर्बिट्रेशन का मामला करना चाहता है, तो वो अपील का कोई मैटर हो, तो वहाँ पे उसके पास कोई राइट अवेलेबल हो, तो वहाँ जाके इसकी पॉलिसी साजी जो हो रही है उन इदारों के पास अगर टैक्स पेयर खुद पहुँचेगा, इश्यूज़ पहुँचेंगे, तो वो उसको बेहतर सॉल्व कर सकेंगे। बाकी क्योंकि वो बाइंडिंग होगा, वो एक कोऑर्डिनेटिंग फोर्स होगा तमाम लोगों के दरमियान, तो जो इश्यूज आज इतने सालों में हम बड़ी स्लोली उस पर चल रहे हैं। नेशनल टैक्स काउंसिल अभी नया इनिशिएटिव है, पहले वो भी नहीं था, तो ये जो चीज़ है ये बड़ी तेज़ी से सॉल्व होगी और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, यूनिफाइड टैक्स रिटर्न जो है वो बड़े अरसे से ऑन रिकॉर्ड है कि डिस्कशन है, बड़े अरसे से इस पर काम किया जा रहा है। इसको जितना जल्दी किया जाएगा टैक्स पेयर के लिए बहुत आसानी पैदा होगी। और जितनी चीज़ें जावेद साहब ने बात की हैं कि लॉज के अंदर ये अमेंडमेंट सर्विस की डेफिनेशन बहुत अच्छा काम है, और ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त और फिर उसके बाद जो सब सर्विसेज लेवल हैं, जैसे रेस्टोरेंट की डेफिनेशन है, जैसे डिज़ाइनर की डेफिनेशन है, टॉल मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन है, जिनकी वजह से इस वक्त डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन है, फिर जैसे रेंट को टैक्स किया जा रहा है सिंध में, वो डेफिनेशन अगर क्लियर हो तो ये चीज़ें ना हो। तो ये चीज़ें जो है ना, इसको आगे चल के देखा जाए और इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि टैक्स पेयर जो है ना कन्फ्यूज़ है उस वजह से, और उसी वजह से कंप्लायंस में मसले आ रहे हैं। मलिक साहब, जिस तरह वो सिंध बोर्ड रेवेन्यू जो है वो अपना सरचार्ज पेनल्टीज खत्म कर देता है एंड पे आके साल में, हाँ जी, हाँ जी, तो एमनेस्टी PRA देता को है। स्टेप लेना चाहिए, कोरोना के बाद कोई एमनेस्टी देनी चाहिए थी PRA को। बात यह है कि मैं PRA का जो है ना हमेशा से जो नज़र आता है, जैसे अभी आपने बात की कि उनका रेट सबसे ज़्यादा हाई है। दूसरी तरफ अगर हम विद होल्डिंग सेल टैक्स रजीम देखें तो ये 16% विद होल्डिंग की बात करते हैं, बाकी लोग सेल टैक्स अमाउंट का 20% विद होल्डिंग की बात करते हैं, ये 100% विद होल्डिंग की बात करते हैं, अनरजिस्टर्ड में हो या नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के केस में हो, तो वो उनको इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलती, उस मामले में भी हार्श है। और ये जो अभी बात की आपने, तो रूल इनको सॉफ्ट पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, टैक्स पेयर फ्रेंडली बनानी चाहिए। ये तो हमारी मतलब सजेशन भी है और रिक्वेस्ट भी है। जी जी जावेद साहब, जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं, पहले तो चलो PRA को एक कोर्ट्स की तरफ से अथॉरिटी नहीं माना जा रहा था, अब तो अथॉरिटी भी बन गई, असम्बली में कानून पास हो गया। अब क्या क्या स्टेप हैं जो PRA ले रहे हैं उसके, क्योंकि टाइम कम है, ताकि हमारे नाजरीन व्यूवर को पता चले PRA कोरोना के बाद क्या सूरत हाल अपने ला रहा है टैक्स पेयर के लिए। देखें जी, PRA का जो बेसिक एक आप एथिकल वैल्यू कहते हैं कि ये एक रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हम लोगों को, हम रिसेप्टिव हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी होती हैं कि इकनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस हम पे इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम उस चीज़ को उस तरह से लोगों तक उसके बेनिफिट पास ऑन नहीं कर पा रहे। ठीक है, या कर पा नहीं सकते, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम बात नहीं सुनते या हमको उस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं जो कि इनमिकल टू दी इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है। अभी आप देखेंगे तो PRA ने पहले ही ऑर्गेनाइजेशन, हमने ही सबसे पहले ये कोरोना के दौरान कुछ 23-24 सेक्टर्स को हमने रिड्यूस रेट दिया कि जी, जी। हमने ज़ीरो रेटिंग भी की। अभी भी जैसे ये विद होल्डिंग की बात करें, हम रिव्यू कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स में हमने विद होल्डिंग के टैक्स रेट्स कम किए, कम करने की कोशिश की है। हम प्रपोजल्स दिए हैं गवर्नमेंट को इंशाल्लाह। इसकी मेन रीज़न ये नहीं थी कि हम, एक तो ये है कि हमें कलेक्शन मैकेनिज़्म हमारा प्रॉपर नहीं था, इन्फोर्समेंट हमारी कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसकी वजह से हमें विद होल्डिंग रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लाने पड़े। दूसरा, ओवरऑल एक स्टेट ऑफ इकोनॉमी देखें या इसकी डॉक्यूमेंटेशन की सूरत हाल देखें तो उसमें तो इस तरह के लॉज ना हो तो आपको टैक्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो एक कंपल्शन हमारी ये थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमने बिल्कुल ये कैसे लॉज दे दिए हैं जो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हों। हार्श हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द टाइम, लेकिन ये नहीं है कि आउट ऑफ द बाउंड हो या बिल्कुल ही। जैसे साहब, जैसे तामीराती शोबे के लिए हुकूमत ने एमनेस्टी दे रखी है, उसमें 40-50 सेक्टर आते हैं, उसमें कोई आपके भी सेक्टर हैं जो सर्विसेज जिनका टैक्स वसूल कर रहे हैं, उनमें कोई इख्तलाफात है वो दूर किए जा चुके हैं या नहीं? नहीं, हमारे तो मेनली जो कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड, एक तो आर्किटेक्ट्स हैं, उनके साथ हमारी नेगोशिएशन चल रही हैं। एक हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स थे, उनको भी हमने रिड्यूस रेट दिया है। फिर दूसरा, हमने कंस्ट्रक्शन पे
ऑल्दो आई डोंट एग्री ऑन दैट कि उस पर आप VAT से बाहर हट के आपने फिक्स रेट दिया हुआ है, जो कि फिर मेरे ख्याल में गलत है। लेकिन हमने चूँकि ये प्राइम मिनिस्टीरियल लेवल पे ये चीज़ें डिसाइड हुई तो हमने उनको फॉलो किया और राइट टाइम पे फॉलो किया। तो हमने तकरीबन इस इंडस्ट्री के साथ जितने भी एंसिलरी सेक्टर्स हैं सबको रिलीफ दिया है। जो सब आखिरी सवाल मेरा ये है, जो 125 अरब का जो टारगेट है इस दफ़ा PRA पूरा कर पाएगी? इंशाल्लाह पूरा करेंगे। जो सब आपको बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आफ्ताब हुसैन नागरा साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तालीम की महरूमियों से लेकर तालीम के आला मेयार तक, घर की रिवायात से लेकर सेहत के बुलंद मुकामात तक, लाकानूनियत के अंधेरों से लेकर कानून की बालादस्ती तक, अवामी मसाइल से लेकर कानूनी विरासती वसाइल तक, हॉस्पिटल की इमरजेंसी से लेकर खेल के आबाद मैदानों तक, टैक्स कल्चर से लेकर टैक्स निज़ाम तक, बच्चे के पैम्पर से लेकर मरने वाले के कफन तक, दहशतगर्दी से लेकर अमन की शगल में रोशन पाकिस्तान तक। DMH न्यूज़, आवाम की आवाज़।